और अब इन सारी क्लासेस में वर्कशीट के नाम से मैं आपको सारी इकोनॉमिक्स कराऊंगा, आपकी टर्म 1 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी और आपकी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स भी। आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको वीडियो ऑन करनी है और देखते चलना है। मैं आपको हर एक MCQ एक्सप्लेन करता चलूँगा, समझाता चलूँगा, उसके रीज़न वगैरह सब बताते चलूँगा, ठीक। और हम बुक यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम आइडिया, ठीक है। आप लोग बस क्या करिए कि वीडियोस जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूं उन लेक्चर्स को लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से बार बार देखिए और उनमें जो क्वेश्चन मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रहा हूं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास मार्क कर लीजिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। बेटे एग्ज़ाम आइडिया में बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें सबसे पहले तो हम नॉर्मल MCQs कर रहे हैं, उसके बाद हम वर्कशीट नंबर 2 जो करेंगे उसमें हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और जो नंबर 3 हम वर्कशीट करेंगे वो हम करेंगे आपकी असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। हर एक चैप्टर के लिए हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी कि हर एक चैप्टर की 3 वर्कशीट होंगी। पहली वर्कशीट में तो हम केवल नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे MCQ वाले, दूसरी वर्कशीट में केस स्टडी करेंगे, और तीसरे में हम लोग असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको कराने जा रहा हूँ मनी एंड बैंकिंग। क्लियर? तो प्लीज़ बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। हेलो एवरीवन, तो बेटे स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी फर्स्ट वर्कशीट। तो वर्कशीट नंबर 1 में आज हम सबसे पहले कर रहे हैं MCQs, और वो भी मनी एंड बैंकिंग के। मनी एंड बैंकिंग। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? अ सिस्टम इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज। आई होप आंसर सबको पता होगा, लेकिन बेटे कभी कभी हम एग्जाम में ना थोड़ी जल्दी में कर देते हैं क्वेश्चन, बिना 4 ऑप्शंस पढ़े। बिल्कुल आराम से पढ़िए। जिसमें हम कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज करते हैं उसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। सेकंड लिखा है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ये नहीं है। और थर्ड है आपका कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज, ये भी ठीक है। इसको हम CC इकोनॉमी भी कहते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। इसका मतलब इसका सही आंसर है बोथ A एंड C। करेक्ट? तो इसका सही आंसर हो गया बोथ A एंड C। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम में हम एक कमोडिटी के साथ दूसरी कमोडिटी को क्या करते हैं? बदलते हैं। करेक्ट? आराम से पढ़िएगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, स्टोर ऑफ वैल्यू, या बोथ A एंड C। जल्दीबाजी में ये देख के नहीं कि यही लगा देते हैं, चलो D लगा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है बेटे। बार्टर सिस्टम में सामने वाले को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके पास है, और आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जो सामने वाले के पास है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज बेटे ये मनी होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी मनी होता है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टर सिस्टम। तो यानी कि आपको सबसे पहले एक टॉपिक तैयार करना चाहिए कि बार्टर सिस्टम क्या होता है और बार्टर सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। CC इकोनॉमी रेफर्स टू दैट सिस्टम। अभी मैंने ऊपर बताया भी कि CC इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया A, जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, यानी कि बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। रोहित का एक स्टेटमेंट है, रोहित एक पर्सन है, उसका एक स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट 1 kg ऑफ मैंगो। आरुषि, वॉट विल यू गिव इन एक्सचेंज। बदले में तुम क्या दोगे? रोहित, आई कैन गिव यू 1 पेयर ऑफ शूज इन रिटर्न ऑफ मैंगोज। आरुषि, आई डोंट नीड शूज, आई वॉन्ट सम चॉकलेट्स। करेक्ट? सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज बीइंग फेस्ड बाय रोहित एंड आरुषि। सिंपल सी बात है, यहां पर हमें जो मेरे पास है वो आपको चाहिए और जो आपके पास है वो मुझे चाहिए। यहां पर वो पूरा नहीं हो पा रहा।
स्टोरेज की कहीं बात नहीं आ रही, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है उधार की कहीं बात नहीं आ रही, कॉमन यूनिट ऑफ मेजर की बात नहीं आ रही, यहाँ पर बात आ रहा है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मुझे जो चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे और जो आपको चाहिए वो मैं नहीं दे पा रहा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं मनी पर। मनी क्या है? मनी क्या है, जरा सुनिएगा बात ध्यान से। मनी की डेफिनेशन आपको बतानी है एक तरीके से। मनी क्या है? मनी क्या है? एनीथिंग विच रिक्वायर्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? नो, ऐसा कुछ नहीं है बेटे। मनी तो कोई भी ऐसी चीज है विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम आज के टाइम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज मनी। सो फिफ्थ का बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज फैसिलिटेटेड। मनी का इवोल्यूशन यानी कि मनी का इन्वेंशन हुआ क्यों? अ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज के लिए, ताकि हम चीज़ों को स्टोर कर पाएँ, ट्रांसफ़र कर पाएँ, ऑल ऑफ दीज। यानी कि कहने का मतलब है ये सब मनी के फीचर्स हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। मनी के फीचर्स हैं, मनी की करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्ट? तो मनी की का सबकी सब मनी की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पर आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो 6 का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, मनी के इंट्रोड्यूस होने से एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज हैव बीन सेपरेटेड। बिल्कुल सही बात है। अब आपको एक ही टाइम पर चीज एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है एक्ट ऑफ एक्सचेंज हैव बीन सेपरेटेड। ऊपर लिखा है एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज हैव बीन सेपरेटेड, यहां पर लिखा है एक्ट ऑफ एक्सचेंज हैव बीन सेपरेटेड। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हैव बीन सेपरेटेड, और डी का आंसर है बोथ बी एंड सी। तो 7th का बेटे सही आंसर है ए। हमने सेल और परचेज के एक्ट को क्या कर दिया है? अलग अलग कर दिया है। अब आप जरूरी नहीं है कि आप एक ही टाइम पर चीज़ों को एक्सचेंज करो। आप क्या कर सकते हो, एक टाइम पर सेल करो और दूसरे टाइम पर परचेज करो। तो इसका सही आंसर है ए। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं और जब भी कभी ये आंसर आता है जिसमें बोथ बी एंड सी होता है, अधिकतर उस पर टिक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा ऐसा हर टाइम सही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। ट्रस्ट की बात हो रही है बेटे। अगर मैं आपको चेक से पेमेंट करूं, आपकी मर्जी है, आप मुझसे लो या ना लो। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो आप चेक एक्सेप्ट कर लोगे, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप चेक एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं जो ट्रस्ट के बेस पर होता है? तो बेटे इसको हम बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिड्यूशरी मनी पर आपको एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है यहाँ पर। तो एक एमसीक्यू आपको फिड्यूशरी मनी पर मिल सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर ट्रस्ट की बात आ जाती है, ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई, तो उस केस में हम लगाते हैं फिड्यूशरी मनी। उसका नाम ही फिड्यूशरी मनी होता है। मनी दैट इज, क्वेश्चन नंबर 9, मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। बेटे जैसे कि हमारे यहाँ पर आरबीआई इशू करता है, तो आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी। तो आरबीआई जो नोट प्रिंट कर रहा है, या सेंट्रल बैंक जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है जो 1 रुपये के नोट इशू कर रही है, तो उसको हम क्या नाम दें? 9th क्वेश्चन का आंसर है सी। उसको हम बोलते हैं फिएट मनी। तो जो हमारे म्यूचुअल ट्रस्ट पे डिपेंड हो, फिड्यूशरी मनी, और जो अथॉरिटी इशू करे दैट इज फिएट मनी। क्वेश्चन नंबर 10, मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू इन केस ऑफ। ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक 1 रुपये का कॉइन है, एक 1 रुपये कॉइन है। अब बेटे 1 रुपये कॉइन में जो मेटल लगा होता है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1 रुपीज़ का होता है, और इसकी जो मनी वैल्यू है, मनी वैल्यू भी 1 रुपये ही होती है, और जो कॉमोडिटीज़ के अंदर लगी होती है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1 रुपये की होती है। तो ऐसी करेंसी को बोला जाता है फुल बॉडीड मनी। करेक्ट? नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट या डेबिट
एंट्रीज ऑफ द अकाउंट होल्डर इन द बैंक इज कॉल्ड एज। दोबारा देखिए, केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, आपने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करे, मेरा अकाउंट प्लस हो गया, आपका माइनस हो गया, फिजिकली हमने एक दूसरे को कोई भी कैश नहीं दिया, तो 11th का सही आंसर है ई मनी। इसको हम बोलते हैं ई मनी। बस डिजिट्स की फॉर्म में तो है, आपके अकाउंट में डिजिट बढ़ गई, मेरे अकाउंट से डिजिट कम हो गई। करेक्ट, तो अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन केस ऑफ क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या होता है बेटे? देखो, कॉमोडिटी होती है जिस चीज़ से वो करेंसी बनी है। क्रेडिट मनी के केस में क्या होता है, जो उसके ऊपर लिखा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मनी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और कॉमोडिटी वैल्यू बहुत कम होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चेक। अब आप देखिए, चेक की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, मान लीजिए एक चेक की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, एक चेक जो है वो प्रिंट होता है मान लीजिए 5 रुपये में, और आप उसके ऊपर 5 करोड़ भी लिख सकते हैं, तो उसकी मनी वैल्यू 5 करोड़ हो गई और उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट तो मात्र 5 रुपये है। तो उसके अंदर जो पेपर लगा है उसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उस पर आपने 5 करोड़ लिख के अपने साइन वाइन सब कर दिए तो वो 5 करोड़ की वैल्यू का हो गया। ऐसी करेंसी को हम बोलते हैं क्रेडिट मनी, वन द मनी वैल्यू यानी कि रिटर्न वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ई मनी फंक्शन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय द वे ऑफ। बेटे अभी अभी हमने ऊपर बात करी है ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, बस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव होती है। जैसे आजकल के टाइम में आपने ई वॉलेट सुना होगा, ठीक, मेरे वॉलेट से माइनस हो गए और आपके वॉलेट में प्लस हो गए, करेक्ट। तो दिस टाइप ऑफ मनी इज कॉल्ड एज ई मनी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनी इज अ स्टैटिक फैक्टर, डायनेमिक फैक्टर, कंटिंजेंट फैक्टर और ऑल ऑफ दीज। तो बेटे 14 का आंसर है डायनेमिक फैक्टर। मनी जो है डायनेमिक है, मनी के जो यूजेस हैं वो बदलते रहते हैं, दैट्स वाई मनी इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक फैक्टर। मनी डायनेमिक होती है, चेंजेबल होती है, बदलती रहती है। विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बहुत ही ध्यान से रीड करिएगा, और ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल गलत है उसे पहले आप आराम से क्रॉस कीजिए। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ध्यान से सुनिएगा। क्या मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है? अगर आपको पता हो तो कोई भी चीज़ स्टॉक या फ्लो होती है, तो मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कैलकुलेट की जाती है या वैल्यूड की जाती है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये बात भी बिल्कुल सही है बेटे, पब्लिक के पास जो भी होता है उसको हम मानते हैं, गवर्नमेंट के पास को हम मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानते। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही बात है, ये भी नहीं रखते हम। बैंकिंग सिस्टम में कितना पैसा है बेटे? पब्लिक का पैसा काउंट होता है, ठीक है, पब्लिक के पास कितना पैसा है, बैंकिंग सिस्टम में कितना पैसा है उसे हम काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो 15 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होती है, इसमें गवर्नमेंट का पैसा भी हम काउंट नहीं करते और बैंकिंग सिस्टम का भी नहीं काउंट करते। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एम आई? बेटे मनी के 4 वेरिएंट होते हैं, M1, M2, M3, M4। किसी भी बुक से, किसी भी नोट से आप पढ़ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है M1, M2, M3, M4। तो M1 क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ मनी? M1 का कॉम्पोनेंट कौन नहीं है इनमें से? तो 16 का आंसर है आपका टर्म डिपॉजिट। बेटे करेंसी एंड कॉइन्स होता है, डिमांड डिपॉजिट भी होता है, अदर डिपॉजिट भी होता है। टर्म डिपॉजिट यानी कि आप ये कह लीजिए जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम कराते हैं, फिक्स टाइम के लिए होते हैं टर्म डिपॉजिट।
दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ M1 कॉम्पोनेंट। M1 कॉम्पोनेंट में यानी कि करेंसी एंड कॉइन्स आते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं और अदर डिपॉजिट आते हैं। टर्म डिपॉजिट M1 का पार्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 17, इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय। कॉइन्स कौन इशू करता है? तो बेटे कॉइन्स इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। करेक्ट। बहुत सारे बच्चे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिक कर देते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है कॉइन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी। हमारे यहाँ पर कौन सा सिस्टम चलता है? तो सिंपल सी बात, नाम ही आपको याद रखना है। 18 का करेक्ट आंसर है सी, दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट, टर्म डिपॉजिट आर दोज। टर्म डिपॉजिट कौन से होते हैं? मैंने भी बताया था, फिक्स टाइम के लिए जो होते हैं। तो अगेंस्ट विच नो चेक कैन बी इशूड, बिल्कुल सही बात है। आप अपने एफडी से पैसे चेक इशू करके नहीं निकाल सकते। अगेंस्ट विच नो इंटरेस्ट इज पेड टू डिपॉजिटर, ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट तो मिलता ही है। और विच आर फिक्स डिपॉजिट, तो इसका जो सही आंसर है 19 का वो है डी, बोथ ए एंड सी। पहली बात तो आप उसको चेक से निकाल नहीं सकते और वो फिक्स डिपॉजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी इन इंडिया। ये आई होप सब बच्चों को पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी सप्लायर कौन है? मनी कंट्रोलर कौन है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग 1 रुपी करेंसी नोट। आई होप ये बात आप सबको पता होगी वैसे तो। बेटे 1 रुपए की करेंसी, 1 रुपए की जो करेंसी है वो आरबीआई इशू नहीं करता। करेक्ट। आरबीआई 1 रुपए की करेंसी इशू नहीं करता। 1 रुपए की करेंसी इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। कभी आपके पास अगर 1 रुपए का नोट हो, 1 रुपए का करेंसी नोट हो, तो उस पर आप देखिएगा तो लिखा होगा भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आप सबको पता है, बार्टर सिस्टम। डबल कॉन्सिडेंस का मतलब है कि आपके पास वो चीज हो जो मेरे पास है, जो मुझे चाहिए, और मेरे पास वो चीज हो जो आपको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, फुल बॉडीड मनी क्या होती है? मैंने अभी भी पीछे बताया था कि 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपी कॉइन, जिसके अंदर जो मेटल लगा है वो भी एटलीस्ट 1 रुपए का तो है ही, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू भी कितनी है? 1 रुपए है। तो जब मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों सेम होती हैं तो उसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। ये है 23। आगे चलते हैं 24 पे। इन इंडिया कॉइन्स ऑफ ₹10 इज इशूड बाय। बेटे 24 का आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक बात बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑल कॉइन्स, सारे सिक्के कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। करेक्ट। मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, यानी कि जैसे भी मैंने चेक का एग्जांपल दिया था आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस पर जो लिखा है वो ज़्यादा है और कमोडिटी उसके अंदर लगी हुई है वो कम है। तो 25 का आंसर है डी। जैसे कि सपोज करिए इसका एग्जांपल है करेंसी नोट, मान लीजिए 2000 रुपये का नोट है। अब जो इसके अंदर पेपर लगा हुआ है वो है 5-6 रुपीज़ का पेपर होगा, प्रिंटिंग कॉस्ट होगी, लेकिन जो आपका मॉनेटरी वैल्यू है, जो मनी वैल्यू है, वो 2000 रुपये है। तो यानी कि व्हेन द मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। इस कैटेगरी में आप चेक को भी रख सकते हैं, चेक भी ऐसा ही होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26। और चेक जो है फिड्यूशरी मनी का भी एग्जाम्पल है, चेक इसका भी एग्जाम्पल है। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स, बेटे डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जो आपने बैंक में जमा करे और कभी भी आप उनको विड्रॉ कर सकते हैं। तो चेकेबल डिपॉजिट मतलब कभी भी आप उन्हें चेक के थ्रू निकाल सकते हैं। डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर है डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे।
मनी क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड एज, मनी क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, तो उसको बोलते हैं बैंक मनी, और कुछ नहीं बोलते बेटे। फिएट मनी उसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट कहती है कि ये मनी है। क्रेडिट मनी मैंने अभी बताया, क्रेडिट मनी में जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, कमोडिटी वैल्यू कम होती है, तो बैंक मनी है इसका एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 28, अदर डिपॉजिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई डू नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है, करेक्ट, अदर डिपॉजिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देख रहे हैं, और देखिए, डिमांड डिपॉजिट ऑफ नाबार्ड विद आरबीआई डू नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बेटे किसी ने भी आरबीआई के पास पैसे जमा कराए हों वो अदर डिपॉजिट का पार्ट होता है, बस क्या नहीं होता, डिमांड डिपॉजिट ऑफ एसबीआई विद आरबीआई, यानी कि कॉमर्शियल बैंक जो पैसे आरबीआई के पास जमा करता है वो अदर डिपॉजिट का पार्ट नहीं होता। तो क्वेश्चन 28 का आंसर है डी। अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखिएगा, इनडिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, इनमें से मनी सप्लाई का कॉम्पोनेंट कौन नहीं है, ठीक। तो देखिए, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक ये भी है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक ये भी पार्ट है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट विद आरबीआई ये जो है ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता, वो पैसे जो गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास जमा करा रखे हैं वो पार्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और एफडी, नहीं बेटे, एफडी डिमांड डिपॉजिट का पार्ट नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटे ये चेकेबल डिपॉजिट होते हैं, आप इनको चेक के थ्रू कभी भी निकाल सकते हैं। एफडी फिर से यहाँ पर आ गया, तो ध्यान रखिएगा ये एफडी जो होती है ये होती है टर्म डिपॉजिट, क्या होती है, टर्म डिपॉजिट होती है ये जो है, इसलिए इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मतलब लिमिटेशन, इनमें से कौन सी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन नहीं है, करेक्ट, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग, तो अ मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम, तो इसका आंसर आना चाहिए नन ऑफ दीज, ये एक तरीके से सारी ही लिमिटेशंस हैं इसकी, करेक्ट, क्योंकि बार्टर सिस्टम में डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, मेजर ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज, ये सब के सब क्या है, इसकी ड्रॉबैक्स हैं। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, मनी सप्लाई का क्या मतलब है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय आरबीआई, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक, और करेंसी हेल्ड इन द गवर्नमेंट अकाउंट। तो 32 का आंसर है बेटे हमारा सी, पब्लिक के पास जो है वो भी, और जो पब्लिक ने कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करा रखा है वो वाले डिमांड डिपॉजिट भी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मनी एज अ डैश हैज रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टी ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, ठीक, मनी क्या बन गई बेटे अब, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप बाय और सेल दोनों फंक्शन क्या कर सकते हो, अलग अलग, तो 33 का सही आंसर है ए। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी, बेटे जो सप्लाई ऑफ मनी है ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, इसका मतलब कि ये एक पर्टिकुलर डेट पर निकाली जाती है, तो 34 का सही आंसर है सी। जरूरी नहीं है कि हम 31 मार्च को निकालें, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। नेक्स्ट, इन इंडिया डैश इशू 1 रुपी नोट, तीसरी बार आ रहा है बेटे ये क्वेश्चन, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपको अब तो याद हो जाना चाहिए था। उसके बाद और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36,
अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, मनी बोलते हैं। डैश वैल्यू ऑफ पेपर नोट इज वॉट एव रिटन ऑन इट, जो उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक, उसको बोलते हैं मनी वैल्यू। तो 37 का हो गया ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्यूसर ऑफ मनी इन इंडिया, तो आपको पता है दी आरबीआई। चेक आर, चेक क्या है, फुल बॉडीड नहीं है, फिएट नहीं है, तो चेक 39 अगर आप देखें तो चेक इज फिड्यूशरी मनी। बेटे वैसे तो क्रेडिट मनी भी है, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल है वो है उसके लिए फिड्यूशरी मनी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये दोनों एक साथ आ जाए लिखे हुए, तो फिड्यूशरी और क्रेडिट, तो आप लिखेंगे फिड्यूशरी मनी, क्योंकि इसका लेन देन ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, भरोसे पर। अगर मुझे आपसे भरोसा है, आपके ऊपर भरोसा है, तो मैं आपसे चेक एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो ट्रस्ट के बेस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 40, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो टर्म डिपॉजिट आर चेकेबल डिपॉजिट, गलत है। टर्म डिपॉजिट आर ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये बिल्कुल ठीक है। टर्म डिपॉजिट आर पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई, ये बिल्कुल गलत है। तो 40 का सही आंसर है बी। 41, बैंक मनी रेफर्स टू, बैंक मनी क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक, जो पैसे हमारे बैंक में पड़े हैं, गवर्नमेंट से कोई हमारा लेना देना नहीं है, तो बेटा इसका फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जो पैसे हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट होते हैं उसको हम बोलते हैं बैंक मनी। द ओरिजिन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू नीड ऑफ फैसिलिटेटिंग, बेटे फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है हेल्पिंग, मदद करना। मनी किस चीज़ में हमारी हेल्प करती है, मनी हमारी हेल्प करती है चीज़ों को एक्सचेंज करने में, यानी कि बाय और सेल में, ठीक। 43 सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, ये भी इंक्लूड नहीं होती। सेंट्रल बैंक नहीं होती। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक, ये भी नहीं होती। ऑल ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी मनी सप्लाई में ऐड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट। तो आंसर इज डिमांड डिपॉजिट, मैंने बताया भी था। करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, ये तीन चीजें M1 कंपोनेंट में इंक्लूड होती हैं। और ये भी बताया था कि मनी सप्लाई के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। मोस्टली M1 पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 45, डैश इंक्लूड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, तो क्या बोलते हैं उसको, डिमांड डिपॉजिट, करेक्ट। बेटे ये हमारी एक वर्कशीट कंप्लीट हुई है, एक वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें हमने केवल MCQs करें और हम नेक्स्ट वाली में मनी एंड बैंकिंग के केस